हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग श्योर शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन जो कि सीबीएसई टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि चैप्टर नंबर 8 का करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने बहुत ज़रूरी हैं, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लगभग बोर्ड इनको हर साल करीब करीब पूछता है। इसी तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत वैल्यूज़ वगैरह डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ। बेटा कितनी गिवन है, 10⁻⁻², है ना। ये वेवलेंथ गिवन है हमारे पास 10⁻⁻² मीटर। तो बेटा ये जो इसका आंसर होगा वो होगा माइक्रोवेव, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ दे रखी है, उससे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वेव को फाइंड आउट करना है। ऐसे करके करना होगा, तो इसीलिए आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझाया था, सारी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी समझाई थी और उनके यूजेस समझाए थे। इस तरह के क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मार्क्स का तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर नहीं होता है और टर्म 2 में एक क्वेश्चन का मतलब बहुत बड़ा बात होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन पे बहुत ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा। हो सकता है माइक्रोवेव से रिलेटेड ना हो सकता है इंफ्रारेड से हो सकता है अल्ट्रावायलेट से हो। तो आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद रखनी होगी। एंड मेंशन वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। तो बेटा एप्लीकेशन यानी कि यूजेस इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो माइक्रोवेव का यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन, आपको मैंने बताया था कि रेडार सिस्टम में इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन के रूप में इस्तेमाल होता है, और दूसरी चीज़ इट इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। ये हमारे पास ओवन आज की तारीख में माइक्रोवेव ओवन होते हैं, उसमें भी ये माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज BY। मतलब ये हुआ कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन Y एक्सिस के अलोंग है। ठीक, तो BY इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁻6 साइन, आगे क्या हो गया 2 × 10⁻⁻11t प्लस 300 πx इतना टेस्ला। टी मतलब टेस्ला, उसकी यूनिट हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अब कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंपेयरिंग करेंगे किसके साथ, दैट इज इक्वल टू B इज इक्वल टू B0। ये हमने B इज इक्वल टू B0 साइन ओमेगा t प्लस kx के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, और वेवलेंथ निकालने के लिए k यानी कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो k जब कंपेयर करेंगे तो बेटा किसके बराबर हुआ, 300 पाई के बराबर। और जैसा कि आप जानते हैं k बराबर होता है 2π/λ, तो जिससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गई। देखिए k बराबर 2π/λ होता प्रोपोगेशन कांस्टेंट, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा बराबर 2/300 हो गया। ठीक, ये वेवलेंथ आपकी आ जाएगी, जो भी इसका मतलब 1/150 की वैल्यू आ गई, इतना मीटर ये वेवलेंथ आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो बेटा वेव का प्रोपोगेशन किसके अलोंग हो रहा है, x के अलोंग हो रहा है ना, 300 πx। तो वेव का प्रोपोगेशन x के अलोंग हो रहा है,
तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन जेड एक्सिस के अलोंग होगा, तो उसको हम लिखेंगे ई जेड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन जेड एक्सिस के बराबर, दैट इज इक्वल टू ई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाइंड आउट करेंगे। आगे बेटा सारा फेज तो सेम रहता है, तो फेज यानी कि साइन के बाद वाला जो भी आइटम है वो तो सेम ही रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन की इक्वेशन में। तो ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, 2 × 10⁻11t प्लस 300 पाई x, है ना। अब ई नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है कि ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर c, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इससे ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸, यानी कि c मल्टीप्लाइड बाई बी नॉट हो गया 8 × 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 8 × 3, ओके, ये हो जाएगा 24 × 10⁻², ठीक है, यूनिट हो गई वोल्ट पर मीटर। ये हमारे पास ई नॉट की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल देंगे। ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इस ई नॉट की वैल्यू को पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ने के ऑर्डर में लगाना है, यानी कि एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसमें सबसे कम जो एनर्जी होती है वो होती है रेडियो वेव्स की। तो असेंडिंग ऑर्डर में रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, उसके बाद माइक्रोवेव की होगी ज़्यादा, रेडियो वेव से ज़्यादा होगी, उसके बाद एक्स रेज आ जाएगा, और उसके बाद गिवन है स्पेक्ट्रम में गामा रेज। तो ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की और सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की। ठीक, राइट टू यूजेस ऑफ एनी ऑफ दीज। बेटा कोई भी दो का, हम अगर मान लो लेटर से कोई भी दो निकालना है तो एक्सरे का निकाल लेंगे। तो एक्सरे का दो यूज, पहला यूज इट इज यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस, है ना। जैसे कि आपको पता है कि एक्सरे निकालते हैं मेडिकल पर्पस में, है ना, और बोन्स का फ्रैक्चर, और क्या कहते हैं इंटेस्टाइन के अंदर जो भी हमारे पास जिसको कहते हैं अल्सर, वो सब डिटेक्ट करते हैं हम एक्सरे से। तो यूज फॉर मेडिकल पर्पस, इवन चेस्ट का एक्सरे भी निकालते हैं। ठीक, दूसरा इट इज़ यूज्ड इन कस्टम्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, कस्टम्स में इस्तेमाल होता है एक्सरे का। सामान को देखते हैं कि कहीं कोई एक्सप्लोजिव, कहीं कोई ड्रग्स सामान में नहीं ले जा रहा है, तो कस्टम्स में भी एक्सरे का इस्तेमाल होता है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, कोई भी 3 या 4 आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पेक्ट्रम दे देंगे और इस तरह से क्वेश्चन को पूछ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी आई कैप, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन I के अलोंग हो रहा है। Draw the sketch showing the propagation of electromagnetic wave indicating the direction of oscillating electric and magnetic field। ये तो बहुत इजी है बेटा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, है ना, और इसको तो आराम से बना सकते हैं। चलिए इसको तो पहले तो हम थोड़ा सा छोटा कर लें, स्पेस बन जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अरे कहाँ गया तार, तार फंस जाता है भाई। ये तो एरो हो गया,
तो ये तो हमने वाई एक्सिस ले ली, ये हमने एक्स एक्सिस ले ली और ये हमने जेड एक्सिस ले ली। ठीक, तो ऐसा करेंगे, ये कलर चूज़ कर लेंगे, एक तो ये कलर चूज़ कर लेंगे और एक ये कलर चूज़ कर लेंगे। वाह वाह, मज़ा आ गया। नहीं, ज़्यादा ही गॉजी कलर हो गया भाई, पीला ही ले लो चलो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन देखेंगे। तो देखो बेटा, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और ये आपकी जेड एक्सिस हो गई। तो एक्स, वाई और जेड तीन एक्सिस हो गई। वेव का प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, गिवन है यहाँ पे बेटा, वी आई कैप गिवन है ना। तो यानी कि वेव किधर की तरफ प्रोपोगेट कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वाई एक्सिस के अलोंग कुछ इस तरह से होगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन जेड एक्सिस के अलोंग होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट होता चला जाएगा। तो आप चाहे तो यहीं तक बना ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारे पास हो गया, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन का एरो कर देंगे और ये नीचे की तरफ एरो कर देंगे ऐसे जेड एक्सिस के अलोंग। ये आपका पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग हो गया, है ना। और इसी तरीके से ये एरो अपवर्ड डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो गया, जो कि पीले कलर से है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को। तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जिबिट करना है। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो। हमने एज्यूम कर लिया कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, ताकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। ठीक है, तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। अब बी वाला पार्ट कह रहा है, हाउ आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ वेव। तो सी बराबर किसके हो जाएगा, अरे सी बराबर हो जाएगा ई नॉट अपॉन बी नॉट। ठीक, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हाउ दे आर रिलेटेड। ठीक है, ये सवाल हो गया। हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बस ये आप अगर लिख भी देंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, और क्या पूछेगा। चलिए, ये तो बात हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर 5, जो कि नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि आपको करना ही करना है ना। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है आंसर द फॉलोइंग, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ द कैंसर। क्या है बेटा, जिसको हम कहते हैं गामा रेज। गामा रेज होती है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के में इस्तेमाल होती है। फ्रीक्वेंसी रेंज 10 की पावर ऑफ 18 से 22 की हर्ट्ज तक की होती है। थिन ओजोन लेयर ऑन टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर is crucial for human survival because of harmful, है ना। तो ओजोन लेयर क्या प्रिवेंट करती है बेटा, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो अर्थ पे आती है ना, सन से अर्थ तक आती है, उसको प्रिवेंट करती है ओजोन लेयर। ठीक, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज अगर पहुंच गई तो कोई भी लाइफ फॉर्म सरवाइव नहीं कर पाएगा उस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देंगे।
ये कर देते हैं, यहाँ पे बी वाला आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो बिकॉज ओजोन लेयर प्रिवेंट्स हार्मफुल यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम, because ozone layer prevents harmful UV rays from reaching the earth surface, अर्थ के सरफेस पे रीच करने के लिए प्रिवेंट करेगी। ओजोन लेयर प्रिवेंट्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, ठीक है। एंड बिकॉज UV rays are harmful for life form, हर तरह के लाइफ फॉर्म के लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। ये चीज़ है, क्लियर। नेक्स्ट सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट, वाई इज द अमाउंट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन द सरफेस सो स्मॉल। बेटा देखो मोमेंटम P बराबर किसके होता है, H अपॉन लैम्डा, है ना। अब H की वैल्यू जो होती है वो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है। तो बिकॉज ऑफ द स्मॉल वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट जो मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो बस यही आंसर आपको लिखना होगा इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, बिकॉज ऑफ द स्मॉल वैल्यूज ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बहुत छोटी होती है और मोमेंटम P बराबर H अपॉन लैम्डा के होता है। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो वेवलेंथ अगर एर्मस्ट्रॉन्ग में भी है ये 10⁻⁻34 होता है। तो उस कंपैरिजन में अगर हम देखें तो मोमेंटम की वैल्यू बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इस तरह के क्वेश्चन का। ये वो बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे बेटा जो कि आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इनको ज़रूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।